उसके बाद क्या है कि विधान परिषद का मुख्य कार्य क्या था। विधान परिषद का मुख्य कार्य देश के लिए विधि बनाना था, किंतु इस विधि को अधिनियमित बनाना गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। इसके लिए कि अगर इसको अधिनियम बनाना है तो गवर्नर जनरल की अनुमति इसमें आवश्यक थी। गवर्नर जनरल वीटो कर सकता था। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। इस एक्ट के तहत विधि सदस्यों को गवर्नर जनरल के परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। यानी जो पहले जो विधि सदस्य थे वो पूर्ण सदस्य नहीं थे, इसमें जो है पूर्ण सदस्य बना दिया गया। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया। यानी अब जो है नामजद नहीं करेंगे कि इस पोस्ट के लिए ये एलिजिबल है, अब यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं आरंभ की गई हैं। फिर निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से कम कर 18 कर दी गई है इस अधिनियम के तहत। यह एक्ट भारत शासन में ब्रिटिश कालीन इतिहास का अंतिम चार्टर्स लिखा था। तो दैट्स गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये जो है ब्रिटिश कालीन इतिहास का अंतिम चार्टर्स यानी राजलेखा था। इंग्लैंड में विधि आयोग का गठन भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत क्या नाम था इस अधिनियम का? 1853 का राजलेखा चार्टर्स। तो 1853 के राजलेखा चार्टर्स के बाद अब जो हमारी पॉइंट आ रही है वो 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम देखते हैं। कंपनी का शासन समाप्त कर सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत राज्य सचिव की नियुक्ति जो है वो की गई। यानी भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की जा रही है इसमें, और उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार सम्राट द्वारा तथा 4 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रही हैं वो ये देखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत राज्य सचिव की नियुक्ति की गई तथा उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें 8 सदस्य कहाँ थे? ब्रिटिश सरकार सम्राट के द्वारा नियुक्त तथा 7 जो हैं वो कंपनी निदेशक द्वारा मनोनीत किए जाते थे। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है? इस अधिनियम द्वारा भारतीय मामले पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया तथा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया। अब भारत जनरल का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? वायसराय कर दिया गया है। और 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश साम्राज्य विक्टोरिया ने नीतिगत घोषणा की, जिसे शिक्षित वर्ग द्वारा अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो अधिकारों का मैग्ना कार्टा इसी अधिनियम के तहत आया है। क्या नाम है इस अधिनियम का? 1858 भारत सरकार अधिनियम। तो 1858 भारत सरकार अधिनियम के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो 1861 भारत परिषद अधिनियम की बात की जाए तो 1861 भारत परिषद अधिनियम देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1961। संवैधानिक विकास का सूत्रपात इसमें हुआ। गवर्नर जनरल को नए प्रांतों के निर्माण तथा नवनिर्मित प्रांतों के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। फिर केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वां सदस्य को विधि वेता होना आवश्यक था, यानी वो विधि का गाना ज्ञाता होना चाहिए तथा केंद्र सरकार व प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार दिए गए। केंद्र सरकार को प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार प्रोवाइड कराए गए। भारत परिषद की विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत में रहने वालों तथा सभी ब्रिटिश पर तथा सभी भारतीय प्रजा पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। भारत परिषद को विधान परिषद की संख्या में वृद्धि कर दी गई। इस परिषद में कम से कम 6 सदस्य तथा अधिक से अधिक 12 सदस्य हो सकते थे। यह सदस्य 2 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते थे। वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभाग की प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव इस अधिनियम के द्वारा पढ़ने को देखने मिलती है। गवर्नर जनरल भारत में शांति, सुरक्षा व ब्रिटिश हितों के लिए परिषद में बहुमत की उपेक्षा कर सकता था। यानी गवर्नर जनरल चाहे तो वो शांति, सुरक्षा व ब्रिटिश हितों के लिए
बहुमत की भी उपेक्षा कर सकता था। गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था इस अधिनियम के द्वारा, तथा मद्रास एवं मुंबई की सरकारों को भी व्यवस्थापिका का अधिकार दिया गया। लॉर्ड जनरल की परिषद सप्ताह में एक बार बैठक जरूर करती थी, तथा शासन के विकेंद्रीकरण का भी प्रारंभ इसी अधिनियम से हुआ। तो क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि शासन का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम से हुआ, तो इस अधिनियम से हुआ, जिस अधिनियम का नाम है द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यानी 1861 भारतीय परिषद अधिनियम। 1861 भारत परिषद अधिनियम अगर देख लिया तो इसके बाद का अधिनियम देखते हैं तो वो आता है 1873 का अधिनियम। तो देखते हैं 1873 के अधिनियम में क्या हो रखा है। तो 1873 के अधिनियम में 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया है 1873 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है कि 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से बंद करने का ऐलान इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। 1873 के बाद जो अधिनियम आ रहा है वो आ रहा है 1886 का शाही अधिनियम। तो 1886 का शाही अधिनियम की बात करते हैं, ये है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। इस पर प्रकाश डालते हैं। क्या कहता है ये, गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारिणी में 6वें सदस्यों की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। यानी गवर्नर जनरल में के केंद्रीय कार्यकारिणी की अगर बात किया जाए तो गवर्नर जनरल के केंद्रीय कार्यकारिणी में 6वें सदस्यों की नियुक्ति करके उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंप दिया गया। हैंस नाउ उसके बाद क्या किया गया, 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री घोषित किया गया। तो भारत की सामग्री नहीं, भारत की साम्राज्य घोषित किया गया किसको, महारानी विक्टोरिया को। कब घोषित किया गया था वो 28 अप्रैल 1876 को। और किस एक्ट के तहत ये घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया था 1876 शाही उपाधि अधिनियम। 1876 शाही उपाधि अधिनियम के बाद जो अधिनियम आता है वो कौन सा अधिनियम आ रहा है, 1892 भारत परिषद अधिनियम। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम पर प्रकाश डालते हैं। वो क्या कहता है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधि देने की मांग की गई। इसके द्वारा केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 कर दी गई। किसकी, केंद्रीय विधान परिषदों की संख्या। तथा मुंबई तथा मद्रास व बंगाल प्रांतों में न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 30 सदस्य कर दिए गए। उत्तर पश्चिमी प्रांतों में अधिकतम 15 सदस्यों को नियत किए गए इस अधिनियम के द्वारा। तथा निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी। तो इस अधिनियम यानी अधिनियम का नाम क्या है, 1892 भारत परिषद अधिनियम, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की प्रमुख विशेषता क्या थी, निर्वाचन पद्धति का आरंभ होना इस अधिनियम की विशेषता थी। प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्य नगर महापालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। तो दैट्स वही अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है भारतीयों को बजट पे बहस जो है पेश करने का अधिकार दिया गया, तो क्या है अधिनियम का नाम, इस अधिनियम का नाम है 1892 भारत परिषद अधिनियम। इसके तहत देखिए क्या किया गया है, इंपॉर्टेंट थोड़ा अधिनियम है। इसके अंतर्गत जो है प्रशासन की विधि प्रणाली का निर्माण और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई भारतीयों को। उसके बाद इसमें विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, 10 से 16 मतलब सदस्य कर दी गई है। और मुंबई में जो है 8 से 30 कर दी गई। इसके बाद देखा जाए तो उत्तर पश्चिम प्रांतों में 15 सदस्य नियत किए गए। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता में से एक थी। और अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्य तथा नगर महापालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। ये सदस्य भारतीय सदस्यों को बजट पे बहस करने की, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भारतीयों को बजट पे बहस करने के लिए और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने का और अनुपूरक प्रश्न पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तथा अंशतः
संसदीय व्यवस्था का आरंभ भी इस अधिनियम में देखने को मिलता है। तो इस अधिनियम का क्या नाम था? 1892 का अधिनियम। तो 1892 के अधिनियम, ये 1892 के अधिनियम के बाद अब 1909 का भारत परिषद अधिनियम देखने को मिल रहा है। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम की भी संज्ञा से अभिहित करते हैं, यानी जानते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसको जानते हैं। 1892 के अधिनियम का उद्देश्य था उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन करना। और उग्रवाद एवं होगा, एक नहीं है, एंड क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दमन करना। तत्कालिक भारतीय सचिव मार्ले तथा वायसराय मिंटो के नाम से इसे मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम दिया गया। तो वहाँ पे वायसराय हमको देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से थे? एक तो सचिव थे मार्ले और वायसराय मिंटो। इनके हिसाब से इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कर दिया गया। सर अरुणडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इससे फरवरी 1909 में पारित किया गया तथा केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। यानी अतिरिक्त केंद्रीय विधान की अगर बात किया जाए तो उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, और कितनी कर दी गई है? 16 से 60 कर दी गई है। तथा विधान परिषदों की कुल संख्या 69 सदस्य थे, जिनमें 37 शासकीय तथा 32 अशासकीय सदस्य इसमें शामिल किए गए। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार की अगर बात की जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था तथा फूट डालो और राज करो की नीति इसमें अपनाई गई है। तो मुसलमानों के लिए पृथक व्यवस्था, अगर निर्वाचन व्यवस्था की बात की जाए तो कब की गई थी? इस अधिनियम के द्वारा की गई थी, 1909 अधिनियम के द्वारा की गई थी, और मार्ले मिंटो इसका नाम था, और इसी को कहा जाता था फूट डालो और राज करो की नीति का इन्होंने पालन कर रखा था। नाउ आगे की ओर बढ़ाया जाए तो मार्ले और मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में परिषदों के शक्तियों में वृद्धि की गई। तो देखिए, लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम क्या कर रहे हैं। वो जान रहे थे कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ रहे हैं। तो उन्होंने लिखा था कि हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि नाक के दांत बो रहे हैं और इसका भीषण परिणाम होगा। खैर, सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा लोकहित के विषय में चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, किंतु बजट पर मतदान का अधिकार इसमें नहीं था। एज इट इज ऐसे एक्सप्लेन किया सकता है। विधान परिषद के प्रतिनिधियों के आधार पर निर्वाचन प्रणाली लागू। 3 प्रकार से निर्वाचन मंडल यहाँ पे थे। एक साधारण वर्ग के लिए था, एक विशेष वर्ग के लिए था, एक विशेष, जिसमें कि साधारण, वर्ग विशेष और विशेष के लिए निर्वाचन मंडल था। भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधि प्रदान किया गया। सर्वप्रथम भारत परिषद अधिनियम तथा वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया। तो इस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले सर्वप्रथम भारतीय परिषद के वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को चयनित किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। 2 भारतीय थे जिनका नाम था केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये दोनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। क्या थे? केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारतीय क्षेत्र में नियुक्त किया गया। तो ये था 1909 का, जिसको मार्ले मिंटो के नाम से भी जानते हैं, अधिनियम। तो ये मार्ले मिंटो 1909 अधिनियम था। अब 1919 का भारत सरकार अधिनियम की बात की जाए तो अब देखते हैं हम लोग 1919 के भारत सरकार अधिनियम के बारे में। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। भारत परिषद अधिनियम 1909 भारतीयों के स्वायत्तता की मांग को पूर्ण न कर सका। तत्कालीन भारत सचिव, जिनका नाम था मॉन्टेग्यू, ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें सर्वप्रथम भारतों को स्वतंत्र डोमिनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई। मॉन्टेग्यू भारत आए और गवर्नर जनरल चैम्सफोर्ड तथा अन्य नेताओं से शिमला में विचार विमर्श किया। 1818 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 पारित हुआ। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग इसमें किया गया।
1773 में भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था, जो अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 कर दी गई। भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली में सिखों को पर भी लागू किया गया। केंद्र में द्विसाधनात्मक विधायिका स्थापित की गई। राज्य में परिषद यानी उच्च सदन तथा विधान परिषद यानी निम्न सदन यानी दो सदन इसमें लागू किए गए। राज्य परिषद तथा उच्च सदन की अगर बात की जाए तो संख्या 60, जिसमें 34 जो थे निर्वाचित तथा शेष जो है वो नामांकित किए जाते थे और कार्यकाल 5 वर्षों का था। विधानसभा की बात किया जाए तो 145 सदस्य थे, 104 निर्वाचित तथा शेष जो है नामांकित होते थे। कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का था। दोनों सदनों की शक्तियां समान, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को ही था। प्रांतों में एक आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना, द्वैत शासन पद्धति लागू किया गया तथा द्वैत शासन के 8 प्रमुख प्रांत, जिनमें गवर्नर के प्रांत कहा जाता था, में आरंभ किया गया। केंद्र तथा प्रांतीय सरकार के मध्य प्रशासन के विषय में बंटवारा किया गया। प्रशासन के विषय में केंद्रीय तथा प्रांतीय 2 भागों में विभक्त किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को लागू करने के लिए प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया। एक था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित। हस्तांतरित विषय की बात किया जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सहायता से होता था, जबकि आरक्षित का जो है वो राज्य, न्याय, वित्त, पुलिस आदि इसके अंतर्गत आते थे। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल व उनके कार्यकारी परिषद द्वारा गवर्नर जनरल भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। उत्तरदायी सरकार की नींव इस अधिनियम द्वारा की गई तथा द्वैत शासन के जन्मदाता कौन थे? लियोन कार्टिस थे। इस अधिनियम में भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो पूछा जाता है कि भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो इस अधिनियम का क्या नाम चल रहा है? 1919 चल रहा है इसका नाम। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा जो है वो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। और भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी इस अधिनियम के तहत की गई है। ये दोनों बातें इसमें देखने को मिलती हैं ना। इसके बाद हमारा अधिनियम जो है वो बड़ा व्यापक अधिनियम है 1919 के बाद। उस अधिनियम का नाम है 1935। तो अभी हम लोगों ने कौन कौन सा अधिनियम देखा? हम लोगों ने 1600 ने देखा, ठीक है, हम लोगों ने 1616 ने देखा। उसके बाद फिर क्या देख रखा है? तो 1600 के ईस्वी के राजलेखा चार्टर्स के बाद 1726 का देखा हम लोग, 27 देखे हैं, 73 देखे, 81 देखे, 84 देखे, 86 देखे, 93 देखे, 1813 से देखे, 1853 देखे, 1858, 1861, 1873, 1876, 1892, 1909, 1919। अब 1935 का अधिनियम देखने वाले हैं जो कि एक व्यापक अधिनियम है। तो 1935 का अधिनियम के बारे में अगर हम लोग प्रकाश डालें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि इस अधिनियम में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। यानी 10 वर्ष में एक आयोग गठित करने की बात की गई थी समीक्षा के लिए 1919 के अधिनियम के लिए। किंतु द्वैत शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर 10 वर्ष पूर्व होने से पहले ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को कर दिया गया। आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। किसी भारतीय को आयोग में शामिल न किए जाने के कारण इसका व्यापक विरोध भी हुआ था। तो कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। गठन 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 10 वर्ष से पूर्व 1919 के अधिनियम की व्याख्या के लिए ये किया गया था। पुनर्वालोकन करने के लिए कह सकते हैं कि समीक्षा के लिए। नाउ भारतीयों के आयोग में शामिल न किए जाने के कारण इसका व्यापक विरोध हुआ। कांग्रेस ने मद्रास अधिनियम अधिवेशन 1927 अध्यक्ष जिसके थे एम अंसारी ने आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। तो कांग्रेस के मद्रास अधिनियम नहीं, अधिवेशन होगा ये, सॉरी, ये फॉर दैट